नमस्कार। चतुर्भुज अध्याय 8 भाग 4 में हम जो समांतर चतुर्भुज के जो गुण थे उनके बारे में आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें छठा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर भी विकर्ण है, जैसे इसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण है ए सी और बी डी। ये सिद्ध करना है कि ये ओ पर जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को बराबर समान भागों में बांटते हैं। इसमें यह सिद्ध करना है कि ये ए ओ और ओ सी बराबर है और बी ओ और ओ डी बराबर है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले के भागों में बताया था कि ये एक तरह की प्रमेय है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो लिखने का तरीका भी हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें होता है, पहला पॉइंट है वो दिया है। दिया है हमें प्रमेय के अंदर ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कहता है ये कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध क्या करना है इसमें कि वो समद्विभाजित करते हैं, यानी ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। भी जो विकर्ण है वो ओ पर प्रतिच्छेद तो करते हैं, पर प्रतिच्छेद करने के साथ साथ वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यानी जो विकर्ण है ए सी और बी डी, जब ये प्रतिच्छेद करेंगे तो दोनों एक दूसरे को दो समान भागों में बांटेंगे। यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम क्या लेते हैं, रचना में इसकी आवश्यकता नहीं है रचना करने की। त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ बी में ए ओ डी और सी ओ बी, यानी एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों हम ले लेते हैं। ए ओ डी और सी ओ बी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन बातें दोनों त्रिभुजों की संगत रूप से हम बराबर सिद्ध करेंगे। तो पहला जिसमें है ए डी ओ, कोण ए डी ओ, ये कोण ये किसके बराबर होगा, कोण ओ बी सी के, इसके। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो इसके अंदर एकांतर कोण बनते हैं वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने पहले जो पढ़े थे, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण, उनमें हमें याद कर लिया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार उसको दोबारा अपने अध्ययन करें। इसके बाद में ए डी, ये जो ए डी है ये बराबर है बी सी। ये क्या होगी, ये भुजा जो निशान लगाया हुआ है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं। और समांतर चतुर्भुज का ये नियम होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। इसके बाद में कोण डी ए ओ और ओ सी बी, डी ए ओ ये कोण और ओ सी बी ये क्या हो गए, एकांतर कोण। ये जब एकांतर कोण हो जाते हैं तो हमारे त्रिभुज क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज, यही चीज देख करके पुनः लिखनी है हमने, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ बी। अब जब ये चीज हम सिद्ध कर देते हैं यहाँ पर, तो बाकी के जो अवयव है वो भी बराबर हो जाते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी। अतः ओ डी बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी, यानी ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है जो O है प्रतिच्छेद बिंदु है, जहाँ पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर दोनों समद्विभाजन भी करते हैं, यानी दोनों के बराबर बराबर हिस्से हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम इस प्रमेय को प्रूव करते हैं कि विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं,
तो ये दोनों आपस में समद्विभाजन भी करते हैं या समद्विभाजित होते हैं, यानी दोनों के बराबर बराबर भाग में ये दोनों बंट जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि जो ही हम चित्र बनाते हैं उस चित्र के ऊपर हमें पूरा ध्यान देना है कि चित्र किस प्रकार से बना है। ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है और इसमें हमने कौन से दो त्रिभुज लेने हैं, किस प्रमेय के लिए हमें कौन से दो त्रिभुज यहाँ पर लेकर के और उनको सर्वांग समसिद्ध करना है। तो यहाँ पर यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। वैसे इसमें कोण ओ के बराबर भी कोण ओ होता है क्योंकि ये विषममुख कोण है, परंतु जो भी हमने लेने हैं सिर्फ इसमें तीन ही बातें लेनी है। तीन बातें लेते ही ये हमारा अपने आप में प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमने चित्र की रचना की है प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, जो चित्र बनाया, इसमें से कौन से त्रिभुज लेने हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इसके बाद में अगला गुण है इसका या प्रमेय है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, ऊपर वाले में तो हमने ये सिद्ध किया था कि वो समद्विभाजित करते हैं, समान भाग होते हैं, वो सिद्ध किया था। इसमें कह रहा है अगर वो समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये चित्र ऊपर वाले की तरह ये ए बी सी डी, ए सी और बी डी विकर्ण है इसके। अब यहाँ पर क्या करता है, फिर वही बात ध्यान दें कि सबसे पहले हमने लिखना होता है दिया है, उसके बाद में सिद्ध करना है, उसके बाद में उत्पत्ति और सिद्ध करना है, और उत्पत्ति के बीच में अगर रचना की आवश्यकता करनी पड़े तो वो भी हम लिखते हैं। दिया है हम कहाँ से छांटेंगे, कहाँ से उतारेंगे, ये हम प्रमेय में से ही उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, यहाँ पर ये दे दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसके विकर्ण ए बी और बी डी बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि ये लिख रहा है, कह रहा है दिया है। अब जब समद्विभाजित करते हैं तो ऊपर वाली प्रमेय की तरह जिसमें हमने ये सिद्ध की थी, यहाँ पर इसमें ये दिया हुआ है कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये दिया हुआ है हमें। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। सिद्ध करना है कि जो ये ए बी सी डी है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम आते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चित्र के अंदर कौन से दो त्रिभुज लेने हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। हर प्रमेय के लिए हमें जो चित्र में त्रिभुज ले रहे हैं उनके ऊपर भी हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए भी कौन से दो त्रिभुज लेने हैं, क्योंकि एक प्रमेय के अंदर हम कई प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं, दूसरे त्रिभुज लेकर के भी हम हल कर सकते हैं, परंतु हमें डबल नहीं करना, सिर्फ एक ही बार में हल करना है और उसी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। अब इसमें जैसे मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में, तो ए ओ बी और सी ओ डी ये दो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, एक ये और एक ये। ए ओ बी और सी ओ डी में क्या है, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, और जो त्रिभुज ले रहे हैं उन्हीं की संगत भुजाओं को हमने बराबर लिखना है, वो चाहे दिया हुआ में मिले हमें या चाहे कोई सर्वांग समता के नियम से मिले, वो उसी में से ढूंढना है, अन्य त्रिभुज में नहीं लेना। तो ये हमें ओ ए बराबर ओ सी दिया हुआ है। इसके अंदर जैसे मैं ये ले लेता हूँ कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी लिख दो या डी ओ सी लिख दो, ये कोण इसके बराबर ले लिया मैंने। जैसे ऊपर वाले में मैंने आपको बताया था भी ओ कोण भी ले सकते हैं, ये इसके बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में। ये कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण। तो इस त्रिभुज की भुजा इसके बराबर हो गई, एक ये कोण हो गया, और एक हमें ऊपर और बात दी गई थी ओ बी बराबर ओ डी, तो ओ बी बराबर ओ डी, ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। कौन से त्रिभुज में, ए ओ बी और सी ओ डी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये तीन बातें, दो भुजा और एक कोण मैंने बराबर लिखे, लिखते ही क्या हो गया, ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए। तो यहाँ पर क्या करना है, पुनः इसी को देख करके और की जगह सर्वांग सम का निशान लगाते हुए लिख दें, ये नियम हो जाएगा SAS नियम से।
इस नियमों की चर्चा है वो त्रिभुज से संबंधित जो नियम है SSA या ASA या SASA उसके बारे में विस्तार से करेंगे, तो ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि सर्वांग समता क्या होती है। वैसे मैंने आपको बताया था कि एक आकृति को उठा करके दूसरी आकृति के ऊपर रख दें और वो पूरी पूरी ढक ले तो वो आकृति आपस में सर्वांग सम होती है, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो रेखाखंड हो, वो आपस में क्या हो जाती है, सर्वांग सम। और जब जैसे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, तो इस त्रिभुज के बाकी बचे हुए जो तीन चीजें इसमें और बचती है, जैसे ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और जो कोण और कोई कोण बचता है वो भी आपस में, ये कोण इसके हो जाएगा, ये कोण इसके हो जाएगा। तो ये भी बाद में हम तीन चीजें प्रूव कर देंगे, तो बाकी तीन जो भी हमें पूछ रहा है, तीनों पूछ रहा है तो तीनों लिख देंगे, एक पूछ रहा है तो एक लिख देंगे। तो ये ऐसे नियम से सर्वांग सम हो गए। अतः सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण समान होंगे। संगत कोण समान होंगे तो क्या होगा कि कोण OAB, जो ये कोण है OAB, ये बराबर किसके हो गया, OCD के। संगत कोण बराबर हो गए। परंतु यह तिर्यक रेखा AC द्वारा रेखाओं AB और CD पर बने एकांतर कोण है। ये AB और CD तिर्यक रेखा कौन सी हो गई, इसमें ये हो गई AC, जो विकर्ण है ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ये दो समांतर हो गई भुजा, तो AB किसके समांतर हो गई, CD के। AB किसके समांतर हो गई, CD के। इसी प्रकार से अब इसमें क्या करेंगे आगे दोबारा हम, वैसे तो इसको ये त्रिभुज लेकर के भी हल कर सकते हैं, परंतु हल करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने एक बार इसको सिद्ध कर दिया तो आगे लिख देंगे इसी प्रकार से। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी सम्मुख कोण हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो हम इसको भी हल हम कर सकते हैं और ये इसके बराबर हो जाएगी। त्रिभुज चाहे ये ले ये ले, तो पहले हमने ये और ये ले लिया, इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम सिद्ध करते ही संगत कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार क्या करेंगे AD समांतर क्या हो गई BC। इसमें करने की प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधा लिख देंगे। जब AB और CD समांतर है और AD और BC समांतर है, तो ये ABCD क्या हो गया, हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। यही हमें समांतर चतुर्भुज में प्रूव करना था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर ये प्रमेय हमारी सिद्ध हो गई। इसको हम इति सिद्धम भी आगे लिख सकते हैं, यानी यही सिद्ध करना था, लिखने की जरूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा, शॉर्ट में लिख दो इति सिद्धम। अब इसके अंदर जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। अब यहाँ पर वैसे इसको आप प्रमेय भी कह सकते हो और इसको एग्जाम्पल सवाल भी कह सकते हो। यहाँ पर ये क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही हम दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमें, इसमें विकर्ण AC बराबर BD, ये हमें बोल रहा है कि विकर्ण बराबर हैं। यही हम बात है वो थोड़ा सा इसको चित्र के अनुसार है वो दिया है हमें लिख देंगे। यहाँ पर इसने क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, तो हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेंगे ABCD की। यहाँ से भी आप ABCD लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ABCD ये दो इसके विकर्ण हो गए और ये ऊपर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, चित्र से ये लिख दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। ये दोनों इसने दे दिए हैं, क्या विकर्ण बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक आयत है, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि ये एक आयत है, ये सिद्ध करना है। अब आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयत की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो उससे मिली जुली बातें हम कुछ करेंगे ताकि हम इसको एक आयत बना सकें। अब उत्पत्ति,
विकर्णों के आधार पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज ABC और ABD, एक ये ABD, ABC और ABD ये दोनों त्रिभुज हैं। इसमें लेंगे हम यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कौन से दो त्रिभुज लेने हैं उनकी पहचान करनी आवश्यक है। अब यहाँ पर ये देखिए, त्रिभुज था ABC और ABD, तो ये AB भुजा है, ये क्या है, दोनों त्रिभुज बनाने के काम में आ रही है। त्रिभुज कौन से ले रहे हैं हम, ले रहा हूँ मैं ABC और ABD, तो ये जो AB भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बनाने के काम आ रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर AB। क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दे लें, यहाँ पर त्रिभुज ABC लिया है तो यहाँ पर तीनों बातें ABC से संबंधित लिखेंगे, इस त्रिभुज से संबंधित, और ABD वाली इधर लिखेंगे, यानी इसमें मिक्सअप नहीं करना, नहीं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ABC के नीचे ABC वाली बातें लिखनी है जो भी, और ABD के नीचे ABD वाले। इसके बाद में हमें क्या है, AC बराबर BD, AC बराबर BD हमें दिया हुआ है। ये क्या है, विकर्ण। तो हमने त्रिभुज कौन सा लिया था, ABC और ABD, तो ये विकर्ण ABC को बनाने में काम में आ रहा है, और ये BD विकर्ण है वो ABD को बनाने में काम में आ रहा है, और ये दोनों हमें बराबर दे रखे हैं। तो एक भुजा हमें दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर यहाँ से मिल गई, कहाँ पर दिया, ऐसे हमें मिल गई है कि AC बराबर BD, ये दिया है कि दोनों विकर्ण बराबर हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम कि AD बराबर BC, ये AD भुजा है, ये बराबर किसकी होगी, BC के। हमने त्रिभुज कौन से लिए थे, ABC और ABD, तो ये भुजा इसके बराबर हमें मिल गई दोनों त्रिभुजों में से। ये बराबर क्यों हुई, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजा, बराबर और समांतर, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। अब यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो गया त्रिभुज का, भुजा भुजा भुजा, SSS नियम से ये त्रिभुज क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम। बहुत ही सिंपल है, इसमें एक बार अपने त्रिभुजों की पहचान करनी है, ध्यान रखना है इसमें कौन से त्रिभुज हमने लिए हैं। एक ये त्रिभुज लिया ABC, एक त्रिभुज लिया ABD, यहाँ पर AB दोनों में उभयनिष्ठ है तो AB बराबर AB लिख देंगे, और AC बराबर BD, ये विकर्ण दोनों दिए हुए हैं हमें सवाल के अंदर, प्रमेय के अंदर दिए हुए थे, और ये AD किसके बराबर हो गई, BC के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और हटा करके यहाँ पर सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे, और SSS नियम से जब ये त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, तब हमें क्या करेंगे कि जो संगत भाग हैं, एक त्रिभुज के संगत भाग दूसरे त्रिभुज के जो बच्चे हैं हमारे, उनमें से जिसकी भी हमें आवश्यकता है वो लेकर के हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे कोण है DAB बराबर कोण ABD, DAB कोण DAB, ये पूरा कोण किसके बराबर हो गया, ये पूरा कोण DAB ये किसके बराबर हो गया, CBA के, CBA के, यानी एक हमने ये पूरा लिया था त्रिभुज, एक ये लिया था। तो अब इसके जो संगत भाग बचे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं। अब क्या है कि ये जो DAB है और CBA है, इन दोनों का क्या हो गया, कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ये 180 डिग्री क्यों हो गया कि AD किसके समांतर है, BC के,
और ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर एक ही ओर के जो अंतः कोण है उनका योगफल 180 डिग्री होता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। यानी जो ये कोण है पूरा और ये कोण है, ये दोनों समांतर हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं, उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या है, ये दोनों कोण बराबर है समीकरण नंबर 1 में, और इसमें कह रहा है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। जब दोनों कोण बराबर हैं तो उन कोणों के मान भी बराबर होंगे। तो 180 के दो टुकड़े कर दो, 90-90 डिग्री। तो ये DAB बराबर CBA, ये बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। और जब हमारे ये दोनों कोण क्या हो गए? 90-90 डिग्री के कोण A DAB और CBA, ये कोण भी 90 का सिद्ध कर दिया और ये कोण भी हमने 90 डिग्री का सिद्ध कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ABCD है वो क्या है? एक आयत है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह क्या बन जाता है? आयत। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह आयत होता है। तो यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज को एक आयत के रूप में सिद्ध कर दिया। और वो कब सिद्ध कर सकते हैं? कि यदि उसके विकर्ण दोनों बराबर हों। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हम बराबर कर दें तो वह आयत बन जाता है। क्योंकि आयत को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, वर्ग को भी कहते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज को आयत या वर्ग नहीं कह सकते। ये हमने पहले भी इसी चतुर्भुज के भागों में पढ़ा है कि वर्ग और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं हैं वो वर्ग और आयत में पाई जाती है। जैसे कि हम वर्ग को आयत कह सकते हैं परंतु आयत को वर्ग नहीं कह सकते। अगर मैं यूं कहूं कि वर्ग एक आयत होता है, सही बात है, परंतु आयत एक वर्ग नहीं होता। क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमने इसमें जो सिलेबस में समांतर चतुर्भुज से संबंधित सवाल हैं, समांतर चतुर्भुज का इसमें है, बाकी इस बार है वो हटाया गया है। तो एक बार आप है इनसे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन है वो और अपने घर पर है वो ट्राई करके देखें और बार बार इनको दोहराएं कि प्रमेय में क्या दिया है, चित्र कैसे बनाना है। चित्र में से इनमें लगभग सभी सवालों में दो दो त्रिभुज लेकर के उनको सर्वांग समसिद्ध किया है। तो कौन से त्रिभुज लेते हैं और कौन सो त्रिभुजों की भुजाएं या कोण है वो कुछ आपको दिया हुआ में मिल जाएगी, कुछ आप नियम से ले लेंगे। एक आधा कोण आपको सम्मुख कोण से मिल जाएगा, एक भुजा लगभग इनमें सर्वांग सम मिल जाती है जो दो त्रिभुज छांटते हैं। तो एक या दो बातें तो आपको बिल्कुल आसानी से इनके अंदर मिल जाती है और बाकी हमें चीज़ है वो उसके अंदर सवाल के अंदर है वो खोजनी पड़ती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो भी हम चित्र बनाते हैं उसमें त्रिभुज कौन से लेते हैं, उन त्रिभुजों की हमें पहचान करके दो त्रिभुज छांटने बड़े आवश्यक हैं। जैसे हमने ABC और ABD ये छांटा था। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो एक तो हमें AB इसी के अंदर मिल गई यूबियनिस्ट, AB बराबर AB लिख देंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और एक हमें यहाँ पर क्या मिल गई, ये AD बराबर BC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और एक हमें इसमें दिया हुआ में से मिल गया कि दोनों विकर्ण हैं वो आपस में बराबर हों तभी वह आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो आयत नहीं होगा। तो ये प्रमेय है, अगर हम इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो इनको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इनमें ज़्यादातर करने का तरीका चित्र बनाना ये हमें आना चाहिए, लिखने का तरीका आना चाहिए। भी सबसे पहले दिया है फिर सिद्ध करना है, फिर अगर रचना करनी है तो फिर इसके बाद में उत्पत्ति, इन सब बातों को करते हुए हम
दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो उसमें जो बाकी बचे हुए जो भी जितने भी संगत भाग होते हैं उनके वो अपने आप है वो बराबर हो जाते हैं, और जिसकी भी हमें आवश्यकता हो वो हम लेकर के और लिख देते हैं। जैसे इसमें हमें इन दो की आवश्यकता थी तो ये दो ही लिखा, बाकी जो दो बचे हुए हैं उनकी यहाँ पर संगत भागों की आवश्यकता नहीं है तो लिखने की भी इनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम क्या है बारी बारी से सभी प्रमेय को लेकर के उनका बार बार चित्र बना करके दिया है क्या है, सिद्ध करना क्या है, रचना करनी है कि नहीं करनी है, इन सब का अध्ययन करते हुए अगर हमें सवालों को और प्रमेय को हल करेंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये हमें लगते मुश्किल हैं पर इनमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इनको करते कम हैं। रेखा गणित पर हमें ना अंक गणित और बीज गणित की बनिस्पत है वो कम ध्यान देते हैं। अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इन प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के अंदर ही समाये हुए होते हैं। इसी के साथ भाग 4 यहीं तक। धन्यवाद।